सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार एचडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग की जो भी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, कृषि विज्ञान के जो शाखा विज्ञान है मृदा विज्ञान, जिससे संबंधित मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उनमें से आज मैं लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा मृदा रंध्रों क्या कह रहा है? मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय क्या कह रहा है? मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच ऑक्सीजन O2 एवं CO2 ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय क्या कह रहा है कि विनिमय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं कह रहा है मृदा वायु विसरण। ऑप्शन ए मृदा वायु विसरण है। ऑप्शन बी मृदा वातन। क्या है? मृदा वातन। सी कह रहा है मृदा वायु क्षमता। मृदा वायु क्षमता। डी कह रहा है मृदा वायु पारगम्यता। मृदा वायु पारगम्यता। ठीक है, तो ऑप्शन जो कह रहा है वो मृदा रंध्रों वायुमंडलों के बीच जो इनमें एक्सचेंज वायु विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु मृदा वायु विसरण। ऑप्शन ए आपका सही है। कह रहा मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवाओं के बीच O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय को क्या कहते हैं? तो मृदा वायु विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा वायु विसरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल ऑक्सीजन डिफ्यूजन। सॉइल ऑक्सीजन डिफ्यूजन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय न हो उसे क्या कहते
है। कह रहा कि ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे ह्यूमिक एसिड। ऑप्शन ए ह्यूमिक एसिड, बी जो है ह्यूमिन, क्या कहते हैं, ह्यूमिन। सी कह रहा है फुल्विक एसिड, क्या, फुल्विक एसिड। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय नहीं ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ह्यूमिन। क्या कहते हैं? ह्यूमिन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एक ह्यूमिक एसिड है और एक जो है फुल्विक एसिड। ह्यूमिन तो ना अम्ल में घुलता है ना क्षार में घुलता है, उसको ह्यूमिन कहते हैं। और ये जो है क्षार में घुलनशील और फुल्विक एसिड अम्ल में घुलनशील। क्या है? अम्ल में घुलनशील है। ह्यूमिक एसिड जो है क्षार में और जो है घुलनशील है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये अम्ल और क्षार ये तो घुलनशील नहीं है ह्यूमिक एसिड। अरे ह्यूमिन जो घुलनशील ना हो उसे कहते हैं। और ये जो है ह्यूमिक एसिड क्षार में घुलनशील है और फुल्विक एसिड अम्ल में घुलनशील तथा क्षार में घुलनशील है, ठीक है। ह्यूमिन जो है ना अम्ल में घुलता है ना क्षार में, और जो ह्यूमिक एसिड है वो क्षार में घुलता है, और फुल्विक एसिड जो है अम्ल तथा क्षार दोनों में घुलनशील है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? नियंत्रित होती है। कह रहा है मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर, बी कह रहा है एजोटोबैक्टर। क्या कह रहा है? एजोटोबैक्टर। सी कह रहा है नाइट्रोसोमोनस।
नाइट्रोसोमोनास, क्या कह रहा है, नाइट्रोसोमोनास, और जो है डी कह रहा है एजोस्पाइरिलम, क्या है, एजोस्पाइरिलम। तो मृदा में जो नाइट्रीकरण की क्रिया जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो होती है किसके द्वारा होती है, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। किसके, ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं किस में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे, क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, अक्सर पूछ लेता है। लेकिन जो धान होता है, धान का पौधा अमोनिकल फॉर्म में लेता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और जलमग्न एरिया में भी, जहाँ पे जल प्लावित होता है, वहाँ जो पौधे जो है अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि में जीवांश, क्या कह रहा है, भूमि में जीवांश की, भूमि में जीवांश पदार्थ, क्या कह रहा है, जीवांश पदार्थ किस तत्व, भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है, उपलब्धता का सूचकांक है। ऑप्शन ए सुलभ जस्ता, बी कह रहा है सुलभ नाइट्रोजन, सी कह रहा है सुलभ फास्फोरस, और डी कह रहा है सुलभ पोटास, क्या कह रहा है, सुलभ पोटास। तो जीवांश में, भूमि में जीवांश पदार्थ की उपलब्धता जो है वो नाइट्रोजन की उपलब्धता का सूचकांक है, किसका है, नाइट्रोजन की। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। जीवांश पदार्थ जितना ज्यादा होगा नाइट्रोजन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता, क्या कह रहा है, दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता तथा मलान बिंदु के बीच मलान बिंदु के बीच संग्रहित पानी
की मात्रा कितनी होती है। कह रहा दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता तथा मलान बिंदु के बीच संग्रहित पानी की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 20%, बी 5%, सी 10%, डी 15%। तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा जो है 10%। कितना? 10%। आप इसको नोट कर लीजिए। दोमट मृदा में क्षेत्र क्षमता तथा मलान बिंदु के बीच जो संग्रहित पानी की मात्रा होती है कितना होती है? 10% होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। CaSO4 प्लस 2H2O CaSO4 प्लस प्लस नहीं होगा, इनटू 2H2O, ठीक है। CaSO4 प्लस 2H2O से कैल्शियम सल्फेट हो गया। प्रतिक्रिया कह रहा है प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया किस प्रकार की अपक्षय क्रिया का उदाहरण है। अपक्षय क्रिया का उदाहरण है। अपक्षय क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपचयन, जल विश्लेषण, सी कह रहा है ऑक्सीकरण। क्या कह रहा है? जल योजन, लिख लीजिए जल योजन। डी कह रहा है ऑक्सीकरण। क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण। तो कैल्शियम सल्फेट प्लस जल से जो प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार की अपक्षय क्रिया है, तो वो जलयोजन है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ये जो है जलयोजन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अपक्षय क्रिया जलयोजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रॉक फास्फेट का प्रयोग किस मृदा में किया जाता है। रॉक फास्फेट का प्रयोग किस मृदा में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए चूना वाली, बी क्षारीय, सी
अम्लीय, डी जो है लवणीय। तो ठीक है। राक फास्फेट, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा कि राक फास्फेट का प्रयोग किस मृदा में किया जाता है, तो वो अम्लीय मृदा में किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और होता है, अधिक कार्बनिक वाली मृदा में भी, अधिक कार्बनिक पदार्थ वाले जिसमें मृदा होती है उसमें भी किया जाता है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है इसमें? उसमें जो है, इसमें सॉरी कैल्शियम होता है, फास्फेट में कैल्शियम होता है। जो कैल्शियम होने की वजह से ये जो है मृदा का पीएच मान बढ़ा देता है, इसलिए जो है इसमें जो है हम अम्लीय मृदा को में जो है रॉक फास्फेट का प्रयोग सुचारू रूप से करते हैं, अच्छी उसमें अच्छा रिजल्ट देता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पूछ रहा है किस जीव की मृदा में संख्या अधिक होती है। ये तीसरा या चौथा बार मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो जीवाणु आप लिख लीजिए, अलग से क्वेश्चन उसका कॉपी एक बना लीजिए, बनाए होंगे आप लोग, उसी पे लिख लीजिए कि किस मृदा में किस जीव की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो बैक्टीरिया की पाई जाती है, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद फंगस का। ठीक। आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली सेल माने चट्टान, सेल में क्या होता है? कह रहे आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली सेल में क्या होता है? पोटेशियम। क्या कह रहा है? पोटेशियम। बी कह रहा है मैग्नीशियम। क्या कह रहा है? मैग्नीशियम। सी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। डी कह रहा है लोहा। तो आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली सेल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है, यानी CaCO3 इसका सूत्र है, CaCO3। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मृदा जीवाणु जो क्या कह रहा है? मृदा जीवाणु जो खनिजों के अयवय से
अवयव से खनिजों के अवयव से अवयव के से नहीं होगा, के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषित वायुजीवी स्वपोषित और विकल्पी। क्या कह रहा है? डी, विकल्पी। तो मृदा जीवाणु जो खनिजों के अयवों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको हम कहते हैं वायुजीवी। क्या कहते हैं? वायुजीवी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? नाइट्रिफिकेशन। क्या कह रहा है? नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम कौन सा होता है? नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम कौन सा होता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस, डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। नाइट्रिफिकेशन के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। ठीक है, और जो जीवाणु और पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच 6.5 से 7.5। कितना? 6.5 से 7 के अंदर बहुत अच्छा नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, देखिए ये आप इसको नोट कर लीजिए कि 6.5 से 7.5 जो है वो, और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। पीएच का मान 5 से कम होने पर जीवाणु की कार्यशीलता मंद पड़ जाती है। क्या है? पीएच का मान जब 5 से कम होगा जिस मृदा का, तो उसमें जो है जीवाणु की कार्यशीलता मंद हो जाती है, और 5.5 से 7.5 पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं।
30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, कह रहा नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम कौन सा होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो 40, 30, 10, 20, तो इसमें 30 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का रेंज जो होता है उसमें बहुत ही सक्रियता रहती है जीवाणुओं की, और उसमें नाइट्रिफिकेशन के लिए अच्छा माना जाता है। और जो है पीएच जो है 6.5 से 7.5 होना चाहिए, लेकिन अगर 5 से पीएच कम है तो जीवाणु की कार्यशीलता मंद पड़ जाती है और नाइट्रिफिकेशन सही नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 11 क्या कह रहा है, अधिक टिकाऊ, क्या कह रहा है, अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदाओं में अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदाओं में किसकी अधिकता होती है, अधिकता होती है। ऑप्शन ए, किसकी अधिकता होती है, क्लोराइड की कह रहा है। बी, सी, वर्मिकुलाइट, डी, मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, अधिक टिकाऊ पुंजों वाली मृदाओं में किसकी अधिकता होती है, तो कह रहा किसकी, मोंटमोरिलोनाइट, यानी काली मृदा। कौन सी, काली मृदा। ठीक है, ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं। ठीक, आप इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारी मृदाओं से क्या, कह रहा भारी मृदाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, भारी मृदाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पोषक तत्वों के भरमार, क्या कह रहा है, पोषक तत्वों के भरमार वाली मृदा। बी कह रहा है अधिक घनत्व के कणों की अधिकता वाली मृदाओं से
सी, अधिक घनत्व वाली मृदाओं से। अधिक घनत्व वाली मृदाओं से। मृदाएं, डी कह रहा है मृदाएं जिसमें कृषि, मृदाएं जिसमें कृषि कार्य करना कठिन हो। क्या है? कृषि कार्य करना कठिन हो। तो भारी मृदाएं से क्या तात्पर्य है कह रहा है? तो वो होंगी अधिक घनत्व वाली मृदाओं से है। क्या है? अधिक घनत्व वाली मृदाओं से है। किससे है? अधिक घनत्व वाली मृदाओं से है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस मृदा का घनत्व अधिक होगा उसका वजन अधिक होगा। क्या होगा? भारी मृदा पूछ रहा है ना, तो जिस अधिक घनत्व वाली मृदाओं से। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए क्या होता ही है, लोहा का घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोहा अधिक भारी या वजन होता है। लकड़ी का घनत्व जो है लोहा की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जो है वो उतने ही आकार का टुकड़ा आप लेंगे लोहे और लकड़ी का, तो लोहे का घनत्व अधिक होने की वजह से लोहे का वजन ज़्यादा होगा और लकड़ी का कम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मास्टर शस्त्रों की संख्या कितनी है? मास्टर शस्त्रों की संख्या कितनी? कह रहा है कि मास्टर शस्त्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, 3, 4, डी 5। मास्टर शस्त्रों की संख्या कितनी है? 5। ऑप्शन डी आपका सही है। जैसे मृदा निर्माण के उपरांत, मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत, मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत क्या कह रहा है? मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत बने होराइजन को 5 संस्तरों में, क्या कह रहा है? बने होराइजन को 5 संस्तरों में रखते हैं। किसमें? संस्तरों में, संस्तरों या शीर्षों कह लो, जो भी शीर्ष उसे यहाँ पर होगा, 5 शीर्षों में रखते हैं। इसमें OAE क्या है? OAE B तथा
सी क्या है, ओ ए ई बी तथा सी इन सभी संस्तरों को एक साथ मास्टर होराइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर होराइजन कहते हैं। ठीक है, मास्टर संस्थानों की संख्या कितनी है? 5 है। मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत बने होराइजन के 5 संस्तरों में रखे जाते हैं। इसमें ओ ए ई बी तथा सी यानी शीर्षों में 5 ओ ए ई बी तथा सी में इन सभी संस्तरों को एक साथ मास्टर होराइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर होराइजन कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है, उसको हम आपको जो है कल बताएंगे, जिसमें ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी की होने की वजह से कंफ्यूज हो गए। जो कि मृदा रंध्रों में वायुमंडलीय जो पूछा है, मृदा वायुमंडलीय हवा के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय को क्या कहते हैं, इसके आप जो है उसको क्लियर मत होइएगा और मैं उसको जो है आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी में ये इंग्लिश में इसको पढ़ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, कह रहा अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक निरंध्र युक्त जो है सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा कौन सी है? तो अभी पिछली क्लास मैंने इसको लिखाया है, आप इसको अलग पन्ने से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि पूछ रहा है सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना को क्या कहते हैं, क्या नाम है? तो मृदुकण जो है, प्रिज्मी मृदुकण, ठीक है, जो मृदुकण है वही, ये आप लिखेंगे इसको ऐसे, मृदुकण। सर्वाधिक रंध्र संरचना वाली मृदा कौन है? मृदुकण है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है संतृप्त मृदा में वायु जल इंटरफेस पर क्या कह रहा है? वायु जल इंटरफेस पर जल तनाव कितना होता है? जल तनाव यानी जल तनाव कितना होता है? ठीक है, कह रहा है संतृप्त मृदा में वायु जल इंटरफेस पर जल तनाव कितना होता है? एक बटे 3 बार, 0 बार,
सी कह रहा है 15 बार, डी कह रहा है 31 बार। तो संतृप्त मृदा में बायोजल इंटरफेस पर जल तनाव जो होता है वो 0 बार होता है। कितना होता है? 0 बार होता है। ठीक है, किससे नापा जाता है? टेंसियोमीटर से, टेंसियोमीटर से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा में चूना डालने से कौन मृदा में सुधार होता है? तो अम्लीय मृदा में क्षारीय को जो है जिप्सम, लवणीय को पायराइड्स। आप इसको एक पन्ना पे अलग से जो लिख रहे हैं क्वेश्चन उसी पे लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा है रेगोलिथ। क्या है? रेगोलिथ किसे कहते हैं? रेगोलिथ किसे कहते हैं? सोलम को बी जो है ए संस्तर, सी कह रहा है A+B संस्तर, और डी कह रहा है A+B+C संस्तर। रेगोलिथ किसे कहते हैं? तो A+B+C संस्तर को जो है रेगोलिथ कहते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर पूछ रहा है सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है? तो वो होती है ह्यूमस की होती है। उसके बाद मांटो म्यूर्लो की होती है। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है? तो किसकी होती है? ह्यूमस की होती है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मृदा की जलीय चालकता। क्या कह रहा है? मृदा की जलीय चालकता किसके समानुपाती होती है? मृदा की जलीय चालकता किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन ए जल धारण क्षमता के, बी कह रहा है केशिका रंध्र के, केशिका
रंध्र के अर्धव्यास के, इसका रंध्र के अर्धव्यास के पूर्ण रंध्र के डी कह रहा है केशिका रंध्र के। ठीक है, तो कह रहा है मृदा की जलीय चालकता किसके समानुपाती होती है, तो केशिका रंध्र के समानुपाती होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर का पेपर हो, चाहे सामान्य अध्ययन का पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत किसकी सांद्रता अधिक होती है। कह रहे कि अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत किसकी सांद्रता अधिक होती है। ऑप्शन ए NH3 तथा N2। ठीक है, फिर कह रहा है H2S तथा PH3, H2S तथा PH3। फिर C कह रहा है NO3SO4। क्या कह रहा है, SO4 इस पे होगा, S पे रहेगा। ये NO-3 NH3 तथा N2 H2S तथा PH3। D कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत जो है किसकी सांद्रता अधिक होती है, तो वो जो होती है सांद्रता अधिक होती है वो जो है ऑप्शन सी नाइट्रेट तथा सल्फर की। किसकी होती है, नाइट्रेट तथा अम्लीय वर्षा में जो है नाइट्रेट तथा सल्फर की अधिकता होती है। किसकी, नाइट्रेट तथा सल्फर की अधिकता होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो अम्लीय वर्षा क्या है, फसलों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में नाइट्रेट तथा सल्फर होते हैं जो फसलों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक। तो आप इसको अलग पन्ने से लिख लीजिए। पिछली क्लास में कई बार हमने बताया है सक्रिय मृदा निर्माण के सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा। कह रहा है मृदा की लंबवत
काठ को क्या कहते हैं? मृदा की लंबवत काट को क्या कहते हैं? मृदा स्तंभ, मृदा संरचना, रेगोलिथ, डी कह रहा है मृदा प्रच्छेदिका। क्या है? मृदा मृदा प्रच्छेदिका। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है आपका, कि इसको जो है मृदा प्रच्छेदिका ही कहते हैं। ठीक है, ये मास्टर होरिजेन 5 ये सब तो मैं बता ही चुका हूं। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इनमें से कौन द्वितीयक, कह रहा है इनमें से कौन द्वितीयक खनिज है? ठीक है, इनमें से कौन द्वितीयक खनिज है? ठीक है, आगाइट, आगाइट, क्वार्टज, नैक्राइट, नैक्राइट, और डी क्या कह रहा है? गिब्साइट। गिब्साइट, इनमें से कौन द्वितीयक खनिज है? तो कौन है द्वितीय खनिज? वो है गिब्साइट। कौन है? गिब्साइट है। ठीक है, गिब्साइट। ठीक, द्वितीय खनिज के जो उदाहरण मैं आपको लिखा दे रहा हूं। कैल्साइट, जिप्सम, कैल्साइट, जिप्सम, डोलोमाइट, एपेटाइट, लाइमोटाइट, हेमेटाइट और गिब्साइट है ही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पौधों की बढ़वार मृदावातन की वजह से प्रभावित होता है।
पौधों की बढ़वार मृदा वातन की वजह से प्रभावित होता है। जब मृदा संतृप्ता प्रतिशत कितने से अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 60 से 70%, बी कह रहा है 80 से 90%, सी कह रहा है 50 से 60% और डी कह रहा है 70 से 80%। ठीक है, कह रहा है पौधे की बढ़वार तथा मृदा वातन की वजह से प्रभावित होता है जब मृदा संतृप्ता प्रतिशत कितने से अधिक हो जाती है, वो हो जाती है 80 से 90%। जब अधिक हो जाती है तब वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप इसको कई बार मैं लिखा चुका हूँ, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप अलग पन्ने से लिख लीजिए। कह रहा है कि मृदा की जो है मृदा पीएच का मान दर्शाता है, यानी मृदा की जो पीएच मान क्या, तो वो दर्शाता क्या है जानते हैं, मृदा पीएच का मान दर्शाता है क्रियाशील अम्लता का, क्रियाशील अम्लता का। ठीक है, पीएच मान क्या दर्शाता है, मृदा का पीएच मान दर्शाता है एक्टिव एसिडिटी, क्या एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, एक्टिव एसिडिटी दर्शाता है क्रियाशील अम्लता का, मृदा का पीएच मान हिंदी में क्रियाशील अम्लता का और इंग्लिश में एक्टिव एसिडिटी का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अलग पन्ने पर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको जो है लगभग 25 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, लिखने तो केवल 20-21 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूजिंग वाला है, मैं कल उसको आपको बता दूंगा अगली क्लास में। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।